हम सुबह से आपको लाइव कवरेज के जरिए ये दिखा रहे हैं कि बिहार में माहौल क्या है। बिहार की तमाम वो सीटें जो दूसरे चरण के मतदान में शामिल हैं, जिस पर आज मतदान हो रहा है, उन सीटों पर माहौल क्या है। हमारे संवाददाताओं के साथ जुड़कर हम उस पर आपको पल पल की रिपोर्ट, पल पल की अपडेट बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ सहयोगी हैं, जितने संवाददाता हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल बिहार में माहौल क्या है। वो तमाम सीटें जो दूसरे चरण के मतदान में कवर हो रही है, जो दूसरे चरण के मतदान में शामिल है, उन सीटों पर क्या माहौल है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारी जो टीम है राष्ट्रीय समाचार, वो लगातार बिहार में कवरेज कर रही है, अभी भी रिपोर्टिंग कर रही है। पहले फेज की जो चरण के मतदान थे उसमें भी ग्राउंड पर उतर के जो है रिपोर्टिंग की गई, और अब फिर एक बार कहीं ना कहीं देखिए मतदान जो है वो जब शुरू है तो हमारे जो टीम है वो धरातल पर उतरकर जानने का प्रयास करें कि मूड क्या है बिहार की जनता का। तो पहले हम अपने सबसे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जयेश सोनी जी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप मैदान में भी उतरे थे, चुनावी मैदान में, जिस तरीके से जितने भी मतदाता हैं उनके बीच माहौल नजर आ रहा था, जातिवाद एक बड़ा फैक्टर नजर आया, लेकिन फिलहाल जो अभी तक मैं वोट परसेंटेज देख पा रही हूँ, ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोट परसेंटेज है। क्या कहना चाहेंगे? मतदाता जो है भारी संख्या में निकले हैं दूसरे चरण में। देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण मैं जिम्मेदार मानता हूँ। एक तो छठ पूजा के लिए विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी जो कामदार है, प्रवासी लोग जो है, वो जो है छठ पूजा के लिए बिहार पहुंचे थे, दिवाली और छठ पूजा के लिए, और उसके बाद तुरंत ही चुनाव के जो पोलिंग था, तो लोगों ने ये एक मन बना लिया था कि हम जब अब यहाँ पर आए हैं तो वोटिंग करके जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी संख्या में जो लोग प्रवासी है वो बिहार में मौजूद थे। तो ये एक कारण है। दूसरा ये कारण ये है कि जो SIR का जो मामला चला था, जिससे कि कम से कम 70-75 लाख वोटर्स जो है वो कम हो गए थे, तो वोटिंग परसेंटेज उसके कारण भी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोट जितने पड़ते थे उससे कुछ ज़्यादा इंक्रीज तो जरूर हुए हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज मतलब कि पहले जो थे 9 करोड़ वोटर्स थे, अब वो 8-8.25 करोड़ वोटर्स हो गए। तो 1-1.25 करोड़ वोटर्स जो कि कम हो गए वोटिंग लिस्ट से, तो इससे भी परसेंटेज के अंदर फर्क आता है। और तीसरा फैक्टर यह है कि जो चुनाव आयोग से लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियों ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था और ये बताया था कि जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रहे थे तो वोटिंग करने के लिए लगातार अपील की जा रही थी। प्रधानमंत्री हो चाहे और नेता हो, सब लोगों ने सबसे मतलब अपील की जा रही थी हर रैली में, हर मीटिंग में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। प्रशासन ने भी अपने प्रयास किए थे, तो लोगों में एक तरह से जागरूकता आई है। दूसरा है कि विकास का और रोजगार का जो मुद्दा है, जो एक बिहार के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और ये मुद्दे को लेकर के भी लोगों ने एग्रेसिव होकर वोट किया है कि रोजगार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो भी सरकार हम चुनेंगे और उस सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं। तो लोगों ने सरकार को चुनने के लिए ये एग्रेसिव वोट किया है, अच्छी सरकार को चुनने के लिए कि जो लोगों के लिए काम करे, लोगों का जो विकास का और जो नौकरी वगैरह जो प्रश्न है वो हल करे। तो सरकार जिस किसी पार्टी की बनती है उनको अब बिहार के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो यही जनता है
जो जूतों से मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। जी, तो विनोद जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपने इस चुनाव को बहुत ही नज़दीकी से कवर किया है, चाहे फिर हम जो हमारा जो कार्यक्रम है अनकट बातें उसकी बात कर लें या बिहार जाकर रिपोर्टिंग की बात कर लें, आपने बहुत नज़दीकी से इस पूरे चुनाव को देखा है। जो वोट परसेंटेज नज़र आ रहा है, पहले चरण के वोट परसेंटेज ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब दूसरे चरण का जो वोट परसेंटेज है वो रिकॉर्ड तोड़ता नज़र आ रहा है और शायद पहले से बहुत ऐतिहासिक वोट परसेंटेज है। तो जैसा जयेश जी ने कहा कि बहुत से मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता ने इस तरीके से मतदान किया है, जागरूक नजर आए हैं। आपका इस पर क्या है? जयंती जी, सबसे पहले मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व को उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया है। दूसरी बात कि आज हम लोग बिहार के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं तो वोटिंग परसेंटेज पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के चुनाव पर जब पहले चर्चा हुआ करती थी तो हिंसा की बात होती थी कि कितने लोगों की मौत हो गई या कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन आज हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ये सही में कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की तस्वीर को पेश कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आज मतदान प्रतिशत जो पहले चरण का हुआ है 65% के आसपास, इस बार वो और बढ़ने की संभावना है। इसका एक कारण ये भी है कि जो सीमांचल का जो क्षेत्र है और जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, अगर बिहार की मुस्लिम आबादी को देखें तो 60% आबादी इन्हीं सीमांचल और मिथिलांचल में रहती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक बार ये फर्स्ट चरण का जो वोटिंग हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ समाज में एग्रेसिवनेस आया है, तो अब इसका रिएक्शन भी होता है। जैसे सीमांचल और मिथिलांचल में जैसे सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी 66% हुआ है किशनगंज में, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसके बाद अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुआ है। नवादा क्षेत्र में कम वोटिंग हुआ है, 55-56% के आसपास हुआ है। लेकिन ये जो सीमांचल का इलाका है, जो मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इशू को ये स्पष्ट करता है कि जनता मूड में है। और इसकी दो बातें होती है, एक बदलाव की बात होती है और दूसरा जो सरकार है अगर वो काम अच्छा कर रही है तो उसी सरकार को एग्रेसिवनेस के साथ उसको वापस लाने की बात होती है। दोनों बात होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर वोटिंग परसेंट बढ़ गया तो सरकारें बदल जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया है पिछले 20 सालों में, तो ग्राउंड लेवल पर काम किया। देखिए चनपटिया में अभी मनीष कश्यप वहाँ पर उम्मीदवार हैं जनसुराज से, वो हंगामा कर रहे थे। क्यों हंगामा कर रहे थे? क्योंकि जीविका दीदी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पर पहुँच गई थी। ये वही जीविका दीदी हैं जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया है, तो वो लोग अपने वोट की निगरानी के लिए पहुंच गई। अब किस कारण पहुंची ये मनीष कश्यप अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो महिलाओं में उत्साह है और कई विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, तो महिला वोटर इस बार बहुत एग्रेसिव है, युवा वोटर एग्रेसिव है। इसका परिणाम बूथों पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट चरण जो 65% हुआ है, ये 68 से 70% के आसपास ये वोटिंग परसेंट इस बार होगा। जी जी, तो 70 से 68 वोटिंग परसेंटेज जो है वो होगा। अभी तो अगर फिलहाल देखा जाए तो 60% तक तो वोट परसेंटेज पहुंच चुका है और अब और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हमारे साथ अमित भी मौजूद है, हमारे संवाददाता अमित राजपूत, उनसे भी बात करेंगे। अमित, अगर इस पूरे चुनाव की बात की जाए, यहाँ कट्टे की बात हुई, दुनाली की बात हुई, हर तरीके की बात हुई। पहले का जो जंगल राज था और अब जो मंगल राज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया है। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है? पहले लोग जंगल राज के नाम पर चुनाव मांगते थे, अपना वोट मांगते थे कि हम आएंगे तो आपको इतनी सुरक्षा देंगे, और लोग उसे जंगल राज कहते थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री ने एक मंगल राज लाने की कोशिश की है। तब जब ये मंगल राज आएगा तो बिहार में एक पुरानी बहुत बड़ी प्रथा है, जैसे अनंत सिंह का ही आप देख लीजिए, उनके द्वारा जो आरोप लगे हैं उन पर, वो एक जंगल राज का प्रतीक है कि बिहार में कैसे जंगल राज चलता था। और उसी पर कार्यवाही कर कर अनंत सिंह पर एक बार सिद्ध हुआ कि मंगल राज भी बहुत जल्द आएगा। तो देसी कट्टे से बात शुरू होगी तो अब चक्की के आटे तक की बात होगी। ये सीधी सी बात अब बिहार में जाहिर हो गई है। रोशन भी हमारे साथ हैं और रोशन, जैसा अमित से बात की और अमित ने कहा कि अनंत सिंह का मुद्दा उन्होंने उठाया, मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अनंत सिंह जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार थे और उनको कहीं ना कहीं जेल होती है, देर रात उनको जेल हो जाती है। और जाहिर तौर पर जेडीयू से क्योंकि हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो अनंत सिंह एक तरीके से एनडीए का उम्मीदवार रहे।
जहां जंगलराज की बात होती है, मंगलराज की बात होती है, सवाल यही कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारना ही क्यों है मैदान में कि बाद में आपको जंगलराज या मंगलराज की बात हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसा सभी जानते हैं कि बिहार का सियासत ऐसा है, जितना ही बिहार का सियासत सातिर है उतना ही बिहार की जनता जो है भोली भाली है। अगर समझिए अनंत सिंह हो या आरजेडी का कोई कैंडिडेट हो या जन स्वराज हो, कोई भी हो, सब अपने सियासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है जनता इतना जाग चुकी है कि वह अपना असर दिखाना शुरू कर दी है और आने वाले कुछ दिनों में ये असर साफ दिखेगा। अब सवाल ये है कि अभी जो मतदान हुआ है और 60+ % जो मतदान हुए हैं, ये उस चीज़ का गवाह है कि जनता जागरूक हो चुकी है। अब देखिए आप, इन दिनों जो सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनलों पे हम खबर देखते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। और ये पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो हर बिहारी के रग रग में समा गया है कि आखिर पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। बातें सिर्फ पलायन पे ही हो रही है आज की डेट में। और जो पलायन रोक पाएंगे, जिसकी भी सरकार बने, पलायन रोकेगी वो सरकार कंटिन्यू बिहार में राज्य करेगी। अभी फिलहाल में जो देखा जा रहा है, समझिए अगर हम जनता की नज़र से देखें तो एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार बनेगी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अब तक देखिए लालू ने भी राज किया, नीतीश कुमार ने भी कई बार गठबंधन में रह के भी राज किया, लेकिन अभी जिस हिसाब से नीतीश कुमार का काम दिख रहा है वो आज का एक इतिहास बना चुका है कि बिहार में इतना बदलाव कभी हुआ ही नहीं था। अब ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो बिहार की जनता जाग चुकी है। वोटिंग परसेंटेज से आप इस चीज़ का आंकड़ा लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। जी, हमारे साथ प्रेम भी मौजूद है। प्रेम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पलायन का मुद्दा रोशन ने उठाया और जाहिर तौर पर बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन, जो हर शख्स बिहार का उठाता है कि बिहार में इतनी सुविधाएं नहीं है जिसकी वजह से पलायन जो है वो होता है। कुल मिलाकर देखिए, देखा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पलायन हो, अभी जो फिलहाल मुद्दा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से सीटों का परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पलायन जैसे बड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतना बिहार में विकास कर देंगे कि पलायन करना नहीं पड़ेगा किसी भी शख्स को। क्या लगता है आपको, इस पर कुछ हो पाएगा? जितनी तादाद में जनता निकल रही है वोट करने के लिए, कुछ बदलाव संभव है? जी जयंती जी, आपको बताऊं, जिस प्रकार से इस बार देखा जाए तो कहीं कहीं गुजरात राज्य में और पर प्रांतीय काफ़ी बड़ी मात्रा में गुजरात में रहते हैं और इस बार वोटिंग को लेके कहीं कहीं देखा जाए तो यहाँ से जो पर प्रांतीय हैं, जो यहाँ पे काम काज करे, वो बड़ी मात्रा में जाके बिहार में वोटिंग किए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो पलायन जैसी चीज़ें हैं उसको बदलने के लिए सरकार से एक दावेदारी करने के, वोटिंग के माध्यम से दावेदारी करने का पूरा हक जता रहे हैं। क्योंकि जब भारी मात्रा में वोटिंग करेंगे, सरकार को पुनः जो चल रही सरकार को फिर दोबारा बड़ी मात्रा में जीत हासिल करके लाएंगे, तो जाहिर है कि बिहार में अच्छी कंपनियां होंगी, बड़े बड़े जो बिहार से जो लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा सा वहाँ पे नौकरी रखी जाएगी। तो कहीं कहीं जो पलायन का रहेगा वो रुकेगा। जी, तो पलायन जो है वो रुकेगा, ये कहना है प्रेम का। एक सवाल मेरा विनोद जी से ज़रूर होगा कि पलायन का जैसा इन्होंने मुद्दा कहा, इस बार सबसे बड़ा फैक्टर विनोद जी ये रहा, और आप दोनों ज़मीनी स्तर पर उतरे, आपने देखा कि वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो पलायन करने के लिए दूसरे राज्य जाते थे या पलायन करके दूसरे राज्यों में बस चुके हैं, वो तमाम वोटर्स इस बार जब छठ पूजा के लिए बिहार लौटे तो वो वहाँ वोट करने के लिए टिके रहे। अमूमन ऐसा होता नहीं था, छठ के बाद मतदाता जो है वो निकल जाते थे और इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि मतदान के लिए मतदाता रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन इस बार मतदाता जो है रुके भी और भारी संख्या में वोट। देखिए, 90 के दशक में जो पलायन बिहार से शुरू हुआ तो एक भय का कारण भी बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण ये पलायन तेज़ी से हुआ। दूसरा, शिक्षा की अव्यवस्था थी बिहार में, जो विद्यार्थी थे वहाँ सेशन लेट था तो वो लोग भी पलायन किए। और तीसरा, मजबूरी में जो लोग पलायन किए। ये जो पलायन मजबूरी में हुआ ना, उसको रोकने की बात हो रही है। जो स्वेच्छा से पलायन कर रहे हैं वो पलायन तो उसको पलायन नहीं मान सकते हैं। जैसे कोई रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में जा रहा है तो वो पलायन है, लेकिन जो टैलेंट दूसरे जगह जा कर के नौकरी जॉब करना चाहता है उसको लोग
एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो वो पलायन नहीं है। तो ये जो आप बता रही हैं कि छठ पूजा में लोग गए, निश्चित तौर पर इसका असर था, क्योंकि प्रशांत किशोर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। वोट में कितना तब्दील हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया जो कहीं ना कहीं प्रवासियों को टच किया, जो किसी न किसी मजबूरी में पलायन किए हैं। तो उन लोगों को भी मौका मिला कि अगर पलायन बिहार में मुद्दा बन रहा है, अगर वो बाहर किसी मजबूरी में जाकर के जॉब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी सरकार को चुने, चाहे वो नीतीश कुमार के रूप में, चाहे तेजस्वी जिसने नौकरी देने का वादा किया, या फिर जन स्वराज में प्रशांत किशोर के रूप में। तो कहीं ना कहीं वो प्रवासी जो गए थे छठ पूजा में, वो वोटिंग के कारण ज़रूर रुके हैं, क्योंकि उधर से जो ट्रेन की गाड़ियाँ आई हैं वो खाली खाली आए हैं। जो सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाया इधर से, वो तो भर भर के गया, लेकिन जब वो वापस लौटने का बारी आया तो ट्रेन खाली खाली आए। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बना है पलायन का, तभी तो वो लोग वहाँ रुक करके वोटिंग किए हैं और इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ा है। जी, मेरा सवाल ये होगा कि अभी जैसा इन्होंने पलायन की बात कही, और बिहार में ये एक सबसे अहम मुद्दा है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि ज़्यादातर जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब अगर जो मतदाता हैं वो रुक कर बिहार में ही वोट डाल रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा जनसुराज को ही मिले? हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो काम की हो, या एनडीए के नेताओं ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार में इस बार ताकत झोंकी है वो काम किया हो, जिसकी वजह से ये वोट परसेंटेज अभी हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जयंती जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग ग्राउंड पर उतर कर काम किए हैं अभी जो पहले चरण के मतदान तक। तो जन स्वराज की जो आप बात कर रहे थे, तो उसकी कहीं पर इतनी ज़्यादा असर हमको दिखाई नहीं दी है। अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे होते, खुद उम्मीदवार होते, तो शायद चर्चा में बने रहते। लेकिन उन्होंने जब अपनी खुद की उम्मीदवारी न करने की बात जब कही, उसी टाइम से वो चर्चा से धीरे धीरे बाहर हो गए थे। उसके बाद जो चर्चा में रहे वो तेजस्वी यादव रहे, ये प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद रहे नीतीश कुमार रहे, और तेज प्रताप रहे। तो जो मेन मुद्दा था, जितने मतलब वो जितने जोर शोर से, जितने दमखम से वो आए थे प्रशांत किशोर, उससे कई ज़्यादा वो साइड हो गए। तो ज़्यादा असर ग्राउंड पर उनकी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ की जनता ने बड़े अच्छे मतलब ये मौके पर चौका मारने का काम किया है। छठ पूजा में वो जा ही रहे थे और उसके बाद चुनाव आ रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि इस बार तो हमें मौका है, हम नौकरी रोजगार या किसी और वजह से, स्कूल कॉलेज होते हैं बच्चों के, तो उस वजह से लोग लौट आते थे तुरंत ही। लेकिन इस बार रुक के, इस बार हम वोट डालेंगे और उसके बाद हम लौटेंगे। तो इसके वजह से भी वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा हुआ है। साथ साथ मैंने आपसे जैसे कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे जो कारण है वो बदलाव है, जो पिछले 20 साल से बदलाव की शुरुआत हुई थी। लेकिन शुरुआती तौर पर बहुत धीमी गति से बदलाव हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। पटना देख लो और भी इलाके देख लो, सड़कें हैं, काफ़ी सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले 5-7 सालों में जो बढ़ोतरी हुई है विकास की, तो उसको देखकर जनता में एक आशा जगी है कि अगर हम इसी सरकार को फिर से चुनते हैं तो जो वादे नीतीश कुमार सरकार ने किए हैं वो पूरे करेंगे, हमें उसको एक और मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव की बातों पर लोग जो 20 साल से कम उम्र के होंगे, जो नए पहली बार वोटिंग करने वाले होंगे, वो उनको नहीं जानते होंगे। बाकी 25-30 साल 35 साल की उम्र के लोगों ने जंगल राज को बचपन में भी देख लिया होगा कि घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी, उसको घर में लॉक करके रखा जाता था कि कहीं बाहर निकलेगी तो कोई उठा के ले जाएगा। तो ये बातें बचपन में देख ली होगी। तो मेरे हिसाब से जो युवा है वो भी जंगल राज से वाकिफ़ है, और जो बुज़ुर्ग है, जो सीनियर सिटीज़न है, उसको तो पता ही है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव, लालू यादव फैक्टर जितना जोर शोर, जितना दमखम लगा रहे हैं,
ठीक है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके सिक्योर वोट है, उसकी वोट बैंक है, वहां से वो सीट निकाल सकते हैं। खुद की सीट जहां पर वो लड़ रहे हैं, अगर वो उस सीट को छोड़ के किसी और सीट पर से चुनाव लड़ते तो मैं दावे के साथ कह सकता कि वो खुद भी अपनी सीट भी नहीं बचा पाते तेजस्वी। पर ये जो जहां से लड़ रहे वो पुश्तैनी सीट है। लालू प्रसाद 90 में जीते थे, 95 में जीते थे, 97 में जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, वो जीते हैं। और उसके बाद एक बार राबड़ी देवी जी हार भी चुके हैं उसी सीट से, उसके बाद फिर से अब तेजस्वी जीत रहे हैं। तो ये एक परंपरागत सीट है, सिक्योर सीट है माना जाता है आरजेडी के लिए, तो वो वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी अनसिक्योर जगह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये खुद की सिक्योरिटी देख रहे हैं। परिवारवाद का मुद्दा भी बहुत चला है कि लालू प्रसाद यादव, फिर उसकी धर्मपत्नी, फिर बेटा, तो ये परिवार को आगे बढ़ाते हैं, समाज को या अपनी कौम के लोगों को नहीं कोई आगे बढ़ाता। तो ये इस तरह के कई सारे मुद्दे वहाँ पर जातिवाद को लेकर भी चले, परिवारवाद को लेकर भी चले। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से एग्रेसिवली वोटिंग हो रहा है उससे भी एक इंडिकेट हो रहा है कि एनडीए सरकार फिर से लौट रही है। ये तो 14 तारीख को ही नतीजे आने के बाद ही हम साफ तौर पर कह पाएंगे, लेकिन एक इंडिकेशन जैसे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी 3 बजे तक के जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं और वो चौंकाने वाले हैं। अब तक के इतिहास का ये पूरा मतलब रिकॉर्ड तोड़ मतदान है कि 60+ जो परसेंटेज वोटिंग हुई है बिहार में आज तक कभी नहीं हुई। मतलब 5 बजे 6 बजे तक अगर जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो मेरे ख्याल से 70+ % वोट होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये जनता की बहुत बड़ी जागरूकता है जो प्रयास किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, तो उसकी ही असर देखने को मिल रही है। विनोद जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि जैसा उन्होंने कहा कि इतनी भारी संख्या में वोटर्स का बाहर निकलना, वोट करना, ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी भी तो हो सकती है, जिसकी वजह से इतनी भारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, बदलाव चाहते हो। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जयेश भाई के साथ मैं भी बिहार गया था और कई जगह मैंने वहाँ पर छोटी बड़ी रैलियों को भी देखा, लेकिन जो रैली में जिस तरह से तेजस्वी की भीड़ जुट रही थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी की सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही थी, और कुछ एक बिहार में अगर हम देखें तो 2 ही लोगों के सभा में भीड़ जुटती थी। अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ और 1-2 नेता अमित शाह। लेकिन अगर बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं और बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हैं तो बिहार 2 भागों में बटी हुई है, एक अगड़ी और पिछड़ी। अगर अगड़ी जाति की हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें लीड लेती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम पिछड़ी जाति की बात करते हैं तो उसमें लालू यादव जैसे करिश्माई नेता थे जो बिहार की जनता को ऐसे करके जादू किया करते थे। तो वो जादुई करिश्माई नेता आज बिहार में नहीं है। जो पिछड़ी जाति का जो नेता जैसे रामविलास पासवान हुआ करते थे, जो बड़े बड़े नेता जिनके भीड़ मतलब देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे, और लालू यादव कहीं भी जाते थे तो उनको देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। वो पिछड़ी जाति का मतलब एक बहुत बड़े नेता थे। आज बिहार में पिछड़ी जाति का नेता की कमी है, तो तेजस्वी कहीं ना कहीं वो उस जगह को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी उनको पसंद कर रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी बार बार जंगल राज की बात कर रही है, जंगल राज दिखाने की बात कर रही है, कट्टा, लेकिन जो तेजस्वी को जो लोग मान रहे हैं उन पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। और वो जो वोट बैंक है जिसको लालू यादव ने बहुत ही तरीके से सहेजा था और नीतीश कुमार ने बहुत ही तरीके से उसको अपने कैप्चर में लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ दिखता है। तो जयेश भाई ने जो बात कही है मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी सहमत हूँ। और ये जो चुनाव का जो जो चुनाव का परिणाम आएगा तो उसमें बहुत ही कट टू कट फाइट होगा, क्योंकि बिहार की जो पिछड़ी जाति की जो जनता है उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी में लालू की छवि को देखा है। अब लालू की छवि को देखा है, लेकिन तेजस्वी लालू नहीं हो सकते हैं।
लालू यादव जो करिश्माई व्यक्तित्व हैं वो तेजस्वी नहीं हो सकते हैं। अभी हम लोगों को इंतजार करना होगा और तेजस्वी को भी खुद को डेवलप करना होगा, तभी जाकर के जो ये वैक्यूम खड़ा हुआ है, पिछड़ी जाति के नेताओं का वैक्यूम जो खड़ा हुआ है, उसमें तेजस्वी को लोग देख तो रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, वो चुनाव परिणाम जब 14 तारीख को आएगा तब समझ में आएगा। जी, तो चुनाव परिणाम जब 14 तारीख को आएगा तब समझ में आएगा। तो ये हमारी पूरी टीम जो बिहार चुनाव को बहुत करीब से देख रही है और बहुत ही करीब से हम हर सीट का आकलन कर रहे हैं, हर सीट पर जो माहौल है उसका आकलन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो हर जानकारी पहुंचाए जो शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको ना मिल रही हो। राष्ट्रीय समाचार हमेशा अपने दर्शकों को कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो भी आपको दिखाएं बड़ी ही निष्पक्षता और बेबाकी के साथ दिखाएं। तो राष्ट्रीय समाचार पर बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज जो है वो जारी है। दूसरे चरण के मतदान में अभी तक 60% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। देखने वाली बात यही होगी कि ये मतदान का रिकॉर्ड कितना बनेगा और पिछले मतदान से इस मतदान में क्या अलग दिखाई देगा, किसका रिकॉर्ड टूटेगा और किसका नहीं, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। We'll be right back.